Hello students, in today's class we'll study about Planck's equation and how to find the energy of a photon. तो सबसे पहले आज के क्लास में हमें सीख लेना है प्लैंक्स इक्वेशन के बारे में। प्लैंक्स इक्वेशन, तो इस प्लैंक्स इक्वेशन का काम क्या है? ये प्लैंक इक्वेशन हमें हेल्प करता है एक वेव का एनर्जी निकालने में। तो मैक्स प्लैंक ने क्या ऑब्जर्व किया? पहले हम लोग सोचते थे दैट एनर्जी फ्रॉम अ वेव इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन बाद में हमें ये पता चला, मैक्स प्लैंक ने ये हमें बताया कि एनर्जी फ्रॉम अ वेव इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मिल रहा है। सो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, small packets of energy is called quanta। एनर्जी के छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है। एंड द क्वांटम ऑफ लाइट और द क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट के थ्रू कहीं पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो वो हमारा मल्टीपल्स ऑफ फोटोन में होगा। इसका मतलब अगर लाइट का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, exchange of energy from light will take place in multiples of photon, in multiples of photon, यानी फोटोन्स के मल्टीपल में हमारा क्या होगा? वो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, यानी हमें स्पेसिफिकली पता है कि एक फोटोन की एनर्जी एक्सचेंज हुई है या दो फोटोन की या चार फोटोन की, ऐसा कुछ हो रहा होगा वहां पे। तो प्लैंक्स इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, वो देख लेते हैं। ये तो प्लैंक्स इक्वेशन हो जाता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मींस एनर्जी ऑफ अ वेव और एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ये हमारी एनर्जी हो गई, एनर्जी ऑफ अ वेव और फोटोन आप ले सकते हैं इसे, और फोटोन is directly proportional to the frequency of the wave, is directly proportional to the frequency of the wave। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेकर के आए हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। सो E इज इक्वल टू एच न्यू। इससे आपको मिल जाएगा एक फोटोन या एक वेव की एनर्जी, जहां पर H क्या है? H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू जो होता है ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है। अब सिंस हमने लास्ट क्लास में ये ऑलरेडी सीख रखा है दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये भी होता है। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज सी न्यू बार। तो ये दोनों ही चीजें हम लोग रख सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, और हमारे पास एनर्जी के दो फॉर्मूले और मिल जाएंगे। एक फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहां पर H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा हो गया हमारा वेवलेंथ। तो याद रखेंगे आप कि इस फॉर्मूला में लैम्डा हैज टू बी इन मीटर्स। लैम्डा हमें मीटर में ही लेना है इस इक्वेशन में, बिकॉज H हमारा एसआई यूनिट में है, C हमारा एसआई यूनिट में है, तो लैम्डा का वैल्यू भी हमारे पास एसआई यूनिट में ही होना चाहिए। वैसे ही एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास एच सी न्यू बार। तो न्यू बार यहाँ पे क्या हो गया हमारा? न्यू बार हमारा हो गया वेव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि न्यू बार जो होगा ये हमारा मीटर इनवर्स में ही होना चाहिए। किसी और यूनिट में है तो उसे चेंज करके मीटर इनवर्स में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा एच और सी जो था वो वैल्यूज हमारे पास एसआई यूनिट में है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाने के बाद, तो ये बात तो थी हमारी एक एक फोटोन की। इस इक्वेशन से हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी मिल रही है। तो आइए कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास एक दिया हुआ है दैट फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। मान लीजिए पहला दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है?
10⁴ हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है 10⁴ हर्ट्ज, और दूसरा दिया गया है वेवलेंथ इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों ही केसेस में हमें निकालनी है एनर्जी। तो आइए दोनों केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे जो फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने उसके इस्तेमाल से। तो पहले सवाल में चलते हैं। न्यू दिया हुआ है यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला था एच न्यू। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 विच इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। तो ये बन जाएगा हमारा 6.626 इंटू 10⁻30 जूल्स। तो ये वैल्यू हमारी हो गई एनर्जी की जूल्स में, पहले वाले केस के लिए। दूसरे वाले में चलते हैं। तो दूसरे वाले में मैंने पहले ही आपको समझाया कि वेवलेंथ को क्या करना है, पहले मीटर में चेंज कर लेना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम, और ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 10⁻10, जिसको आप लिख सकते हैं 10⁻8 मीटर। उसके बाद इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। H की वैल्यू कितनी, 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻8। अब ये -8 ऊपर जाकर के बन जाएगा +8, तो -34 में से +16 ऐड करने पे हमारा बन जाएगा वो 18। तो बाकी बचा हमारे पास 6.626 इंटू 3, जिसको मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 19.8 इंटू 10⁻18 जूल्स, जिसको अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.98 इंटू 10⁻17 जूल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले वाले केस में हमारी एनर्जी थोड़ी कम है, इनफैक्ट काफ़ी कम है, और दूसरे वाले केस में हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में सवाल ऐसा आएगा कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर लैम्डा दिया होगा और पूछा होगा कि इन सब में से कौन से फोटोन की एनर्जी हाईएस्ट है। तो या तो आप उन सबको किसी एक वैल्यू में चेंज कर लें, कन्वर्ट करके निकाल लें, या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि उनसे एनर्जी निकाल करके चेक कर लें। तो दोनों ही वे आपके लिए यूज हो सकते हैं। तो अभी एक जनरल हम लोग एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि एनर्जी जो हमारी होगी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है। तीसरा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, यानी कि वेव नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, वेव नंबर कम तो एनर्जी कम। तो ये तीन हमारे रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए एनर्जी के फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के साथ। तो अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने वो सीखा था एक फोटोन के लिए, कि अगर एक फोटोन, एक क्वांटम रहा हमारे पास तो एनर्जी क्या होगी। अगर मान लीजिए फोटोन का नंबर चेंज हो जाता है तो एनर्जी निकालने का वे क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग एक नया फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला सेम ही है, बस वहां पे एक नया टर्म चला आएगा हमारे पास, जिसको हम लोग n बोलेंगे, जो हमारा n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए अप्लाई होगा। ठीक है। सो फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स, फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स क्या कर सकते हैं आप सिंपली यहाँ पे, बहुत ही आसान है। एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू पहले होता था हमारा, और n नंबर्स के लिए है तो NH न्यू हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अगर हम वेवलेंथ में जाए तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता था हमारा, और यहाँ पर n आ गया तो फॉर्मूला NHC बाई लैम्डा हो गया। ठीक है। और तीसरा हम लोग देख लेंगे वेव नंबर के टर्म्स में, तो E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार होता था, और ये हमारा n आ गया तो NHC न्यू बार हो गया। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास हो जाएंगे n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए, जिससे आप n नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल इसके ऊपर भी देख लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स of wavelength 10 angstrom, 10 angstrom are required to supply an energy of लेट्स से 1 जूल। तो हमें 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो कितने सारे फोटोन्स अगर हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के होंगे जो हमें 1 जूल एनर्जी दे पाएंगे। तो वेवलेंथ है यहाँ पे, तो सबसे पहले वेवलेंथ तो एंगस्ट्रॉम में था, क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लेंगे मीटर में।
So 10 into 10 to the power minus 10 मीटर that will be equal to 10 to the power minus 9 मीटर, ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, E is equal to NHC by lambda। ठीक है, तो n कितना हमारे यहाँ पे, n तो निकालना ही है, n हमें नहीं पता है, बट E हमारे पास जरूर दिया हुआ है। E कितना दिया हुआ है, 1 जूल। तो इक्वेशन बन जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू n इंटू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 9। तो ये -9 ऊपर जाकर के +9 हो जाएगा, और +9 और 8 हो गए 17, तो 34 में से 17 जाएगा, -17 बचा। तो जब हम लोग n निकालेंगे तो n हो जाएगा हमारे पास 1/19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। ठीक है, तो ये 19.8 को आप फिलहाल के लिए अप्रोक्सीमेशन में मान लीजिए ये 20 है हमारा, तो ये हमारा हो गया 1/20 इंटू 10 टू द पावर 17, और 1/20 हो जाएगा 0.05। ठीक है, 0.05 इंटू 10 टू द पावर 17, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि 5 इंटू 10 टू द पावर 17 नंबर ऑफ फोटोन्स अगर हमारे पास होंगे तब जाकर के हमारे पास 1 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेशन से होगा ये कि आपका अगर ये वैल्यू मिल गया है तो आप चेक कर लीजिए, जो क्लोजेस्ट आंसर होगा 5 से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने 19.8 को 20 लिया है, तो जो हमारा ऑप्शन वहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वे था हमारा चेक करने का नंबर ऑफ फोटोन्स। इसमें क्या सवाल और आ सकते हैं, एक और बहुत ही अच्छा सवाल इससे आता है। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, अ ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है कि ब्लैक बॉडी वैसा ऑब्जेक्ट है जो सारे ही वेव्स एब्जॉर्ब कर सकता है और सारे ही वेव एमिट कर सकता है। सो अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम अ फोटोन ऑफ wavelength 600 एंगस्ट्रॉम एंड रिलीजेस, और वो क्या कर रहा है कि वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, रिलीजेस दी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of two different waves, टू डिफरेंट वेव्स। तो कौन कौन से वेव के फॉर्म में वो आउट कर रहा है, उनमें से क्या हुआ कि वन ऑफ द वेव और वन ऑफ द फोटोन्स, ये वेव जो है आप फोटोन मान लीजिए इन फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट फोटोन्स। वन ऑफ द फोटोन्स वेवलेंथ इज हाउ मच, ये हमारा हो जाएगा 900 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अदर फोटोन। तो दूसरे वाले फोटोन का वेवलेंथ हमें निकालना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा इस सवाल में। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि फोटोन जो हमारा एनर्जी दे रहा था उसका वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम था, और जो बाहर जा रहा है एक का 900 है और दूसरे का हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एक फिगर के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कि एक हमारा ब्लैक बॉडी था, एक वेव उस पर स्ट्राइक किया और दो फोटोन्स यहाँ से आउट हुए, ये हमारे दो फोटोन्स आउट हो गए यहाँ से। तो पहले फोटोन का जो वेवलेंथ था दैट वाज 600 एंगस्ट्रॉम, और जो फोटोन्स आउट हो रहे हैं एक का हमारा 900 एंगस्ट्रॉम है और दूसरे वाले का वेवलेंथ हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए पहले वाले वेव की एनर्जी E1 थी, दूसरे वाले की एनर्जी E2 हो गई और तीसरे वाले की एनर्जी E3 हो गई। तो जितना E1 है उतना ही तो हमारा E2 प्लस E3 होगा, बिकॉज जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही आउट हुई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 हो गई। ठीक है, तो E1 कितना दिया हुआ है, E1 इज द एनर्जी ऑफ 1, तो वेवलेंथ हमारे पास हम लोग यूज कर लेंगे hc बाई लैम्डा 1, इसको लैम्डा 1 मान लीजिए। E2 हो जाएगा hc बाई लैम्डा 2 और E3 हो जाएगा hc बाई लैम्डा 3। तो सबके पास hc है, hc हटा सकते हैं, तो ये इक्वेशन फर्दर बन जाएगा हमारा 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 प्लस 1 बाई लैम्डा 3। तो इससे पता चलता है दैट 1 बाई लैम्डा 3 कैन बी रिटन एज 1 बाई लैम्डा 2 माइनस
क्या 1/λ1 माइनस 1/λ2 ये वैल्यू आ गई। तो λ1 था हमारे पास 600 एंगस्ट्रॉम और माइनस λ2 हो गई हमारे पास 900 एंगस्ट्रॉम। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 300 डिवाइडेड बाई 54 और ये हमारे पास 4 जीरोज यहाँ पे, तो 2 यहाँ से चला गया और 54 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1800। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गई 1800। ठीक है, दिस सिंप्लाई कि 1/λ3 जो है वो हमारा 1/1800 है। ठीक है, तो अगर λ3 आपका 1/1800 है, 1/λ3, this imply λ3 will be equal to 1800 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1800 एंगस्ट्रॉम का। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। तो इसमें पहले LHS की तरफ भी कुछ वेव ऐड हो सकता है और RHS की तरफ भी कुछ ऐड हो सकता है। तो जितने भी वेव्स हों उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करके इसके आंसर्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा था प्लैंक्स इक्वेशन और उसके कुछ बेसिक से एप्लीकेशन। आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट में आप लिखिए उसे, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाएंगे।